आज लेक्चर नंबर 7 है। कल जो है मैंने वो लाइन इंटीग्रल जो है उसको डिस्कस किया था और वो एग्जांपल हो गई थी, ठीक है। एग्जांपल 1.6 के ऊपर हमने जो है उसको एंड किया था। तो आज जो है वो हम स्टडी करेंगे सरफेस इंटीग्रल को, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल्स जो हैं। तो जो सरफेस इंटीग्रल की एक्सप्रेशन फॉर्म है कैन बी रिटन एज ये सरफेस एस इज डिस्क्राइबिंग द सरफेस वी डॉट डी है। वी जो है यहाँ पर कोई वेक्टर फंक्शन है और डी ए जो है वो एक स्मॉल पैच एरिया है, ठीक है, वेयर is a vector function and dA is small patch of area और dA जो है वो स्मॉल पैच ऑफ एरिया, यानी कि आप ज़ाहिर बात आप सरफेस की बात कर रहे हैं। तो सरफेस जो होती है, लाइन जो होती है वो 1D के अंदर होती है और सरफेस जो होती है वो 2D के अंदर होती है। तो जब 2D के अंदर आप आते हैं तो फिर आप जो है वो एरिया की बात करते हैं। इसलिए हमने ये जो डॉट प्रोडक्ट ली है इसमें ये V डॉट डी ए लिया है। तो डी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एरिया की स्मॉल इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और V जो है वो वेक्टर फंक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो डायरेक्शन है इस एरिया की, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये भी आपने बात पढ़ी हुई है पहले कि मतलब अगर ये सरफेस है ये ऐसे, तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर यूँ होगी। अगर यूँ है सरफेस तो एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर। ये बात हम पहले कई दफ़ा जो है इसका जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। तो द डायरेक्शन of area is perpendicular to surface। तो जो एरिया की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। अब यहाँ पर दो डायरेक्शंस होती हैं जो कि परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस के। तो जो साइन होता है सरफेस इंटीग्रल का वो इंट्रिंसिकली एम्बिगुअस होता है, यानी कि उन दो डायरेक्शंस के अंदर आप जो है वो साइन पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपने साइन लेना है वो क्लियरली, यानी कि जैसे आप फ्लक्स की बात करते हैं कि जी इनवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं, आउटवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव जो है वो उसको लेते हैं। तो बेसिकली there are two directions of area। तो यहाँ पर दो डायरेक्शंस जो हैं वो एरिया की होती हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं किसी भी सरफेस को, परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। तो जो साइन है सरफेस इंटीग्रल का, सो द साइन ऑफ सरफेस
इंटीग्रल इज इंट्रिंसिकली एम्बिगुअस, यानी कि अंदरूनी तौर पर वो इंट्रिंसिकली एम्बिगुअस है, हम कोई मुकम्मल उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर सरफेस जो है वो क्लोज है, ठीक है, इफ़ द सरफेस इज क्लोज्ड, इफ द सरफेस इज क्लोज्ड, यानी क्लोज सरफेस है लाइक अ बैलून, किसी गुब्बारे की तरह का, ठीक है, बैलून की तरह की क्लोज सरफेस जो है वो किस तरह की है, जो कि बैलून की तरह की है। तो इसमें भी अब जो हम जब इंटीग्रल लिखेंगे तो हम उस इंटीग्रल के ऊपर एक सर्कल पुट कर देंगे, ठीक है। तो इन दिस केस when we write the integral, we put circle around it। तो हम उसी तरह जैसे पीछे लाइन इंटीग्रल में भी जब क्लोज लूप की बात हुई थी तो आपने सरफेस जो है उसको सर्कल जो है उस लाइन इंटीग्रल के अराउंड जो है वो बना दिया था। तो यहाँ पर भी हम अब क्या करेंगे कि ये जो लाइन इंटीग्रल है, ये सॉरी सरफेस इंटीग्रल है, इस पे भी यहाँ पर ये v डॉट डी ए ये बना दें, एक सर्कल जो है उसको मार्क कर देंगे। तो अब जो ट्रेडिशन है उसके मुताबिक जो आउटवर्ड है उसको पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि जो कन्वेंशन है उसके मुताबिक आउटवर्ड जो है वो पॉजिटिव है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन है आपकी उसके मुताबिक जो आउटवर्ड है इज़ पॉजिटिव, आउटवर्ड को हम पॉजिटिव लेंगे, बट फॉर ओपन सरफेस, लेकिन जो ओपन सरफेस है इसके लिए इट इज़ आर्बिट्रेरी। क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड और इनवर्ड का आप साइन लेंगे, लेकिन जो ओपन सरफेस है उसके लिए कोई साइन हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो कोई आर्बिट्रेरी कोई भी साइन जो है उसका वो हो सकता है, ठीक है। तो अगर v जो है यहाँ पर ये फैक्टर फंक्शन v जो है इधर, अब हम ज़रा इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर आ जाएंगे। बेसिकली ये आएगा, ये एक्चुअली अगर वेक्टर फंक्शन v जो है ये किसी फ्लूइड के लिए फ्लो को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि फ्लूइड जो है वो किसी सरफेस के अंदर से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इफ़ v, ये जो v है डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ फ्लूइड, कि ये अगर डिस्क्राइब कर रहा है फ्लूइड के फ्लो को, ठीक है, यानी कि मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, फ्लूइड यही फ्लो होता है, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज फ्लूइड फ्लो। तो वेक्टर फंक्शन v इस मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को एक्चुअली क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फिर v डॉट डी ए रिप्रेजेंट करेगा टोटल मास को,
ठीक है, यानी कि ये जो v डॉट डी ए है यहाँ पर, ये v डॉट डी ए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट्स द टोटल मास, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल मास को पर यूनिट टाइम। पासिंग थ्रू द सरफेस, जो कि पास कर रहा है सरफेस में से, पूरी सरफेस की बात कर रहा है। डी ए क्या है? एक स्मॉल इंक्रीमेंट है। तो उस सरफेस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पैचेस हो सकते हैं एरिया के, तो उन तमाम पैचेस के अंदर से फ्लक्स गुजरेगा। तो आप अलग-अलग कैलकुलेट करने पर बैठोगे तो क्या करोगे? समेशन लोगे, समेशन को ओपन करोगे वो तो एन तक जाएगी, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? आर एक के अंदर से नहीं कर सकते। तो फिर उसका मसला कैसे हल किया गया? सरफेस इंटीग्रल से। सरफेस ले लो, एरिया अंडर द कर्व जितना आ रहा है उसके अंदर उसको लेकर आप इंटीग्रेट कर दें, तो आपके पास टोटल वैल्यू उस सरफेस के अंदर से जितना फ्लक्स फ्लो कर रहा है उसकी निकल आएगी। ठीक है, तो इसका जो अल्टरनेटिव नेम इस जो फ्लूइड फ्लो का देते हैं हम, इसको क्या कहते हैं? फ्लक्स। इसका अल्टरनेटिव नेम जो है वो फ्लक्स है। अब जो वैल्यू है सरफेस इंटीग्रल की, ठीक है, ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है जो पर्टिकुलर सरफेस आप चूज़ करते हैं, यानी कि आपकी सरफेस किस किस्म की है। अब सरफेस की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ट्राइंगुलर भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी फॉर्म की सरफेस जो है वो हो सकती है। मतलब ये भी एक सरफेस ही है, इस तरह भी पड़ी है सरफेस है, इस तरह भी पड़ी है सरफेस है, इस तरह भी पड़ी है सरफेस है, ऐसे भी पड़ी है तो सरफेस है। ऐसे ही है ना, हर तरीके से ये सरफेस हो सकती है। तो पहली बात ये है कि ये किस पर डिपेंड करता है? जो जिस सरफेस को आप चूज़ करते हैं। ठीक है, तो the value of surface इंटीग्रल, जो वैल्यू है सरफेस इंटीग्रल की, डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर सरफेस दैट इज चूजन, जिसको के चूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल केस भी है, बट देयर इज ए स्पेशल केस। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल केस भी है वेक्टर फंक्शन का, फॉर विच इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस। ठीक है, ऑफ vector functions for which it is independent of the surface। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस भी हैं, जैसे लाइन इंटीग्रल में भी आपने यही चीज़ जो है वो स्टडी की थी
कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे केसेस थे कि जो डिपेंड करते थे और कुछ नहीं डिपेंड करते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं वेक्टर्स के जो इंडिपेंडेंट होते हैं सरफेस से, और इनको आप डिटरमिन करते हैं, यानी कि इनको डिटरमिन करने का क्या तरीका है कि इनको जो बाउंड्री लाइन होती है उसकी मदद से इनको डिटरमिन किया जाता है। ठीक है, दे आर डिटरमिन्ड बाय बाउंड्री लाइंस। ठीक है, तो इनको बाउंड्री लाइन से डिटरमिन किया जाता है। तो अब मैं इसको एक फिगर बनाता हूँ यहाँ पर, यही जो हमने सारा डिस्कस किया है। देखें, ये आपके पास y है, ये x है और ये z है। ये यहाँ पर हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, और इधर ये एरिया एलिमेंट इसके DA परपेंडिकुलर है। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक एग्जांपल है अब यहाँ पर, यानी कि उसने यही सरफेस इंटीग्रल को सॉल्व करने का आपको तरीका, यानी कि अगर आपको प्रॉब्लम दे दिया जाए सरफेस इंटीग्रल का, कोई फैक्टर फंक्शन दे दिया जाए और कहा जाए कि उसका सरफेस इंटीग्रल किसी शेप के लिए, किसी सरफेस के लिए कैलकुलेट करके दिखाएं, तो उसको हम ज़रा देखते हैं इस एग्जांपल के ज़रिए। बता दो ये सारा, ये ग्रिफिथ की बुक की ही एग्जांपल है। अभी तक मैं इस चैप्टर में जो मेनली फॉलो कर रहा हूँ वो ग्रिफिथ को ही कर रहा हूँ फॉलो, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह, ग्रिफिथ को फॉलो करने की वजह ये है कि बेसिकली जो आपकी कोर्स आउटलाइन इसकी बनी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की, वो उसने ग्रिफिथ के जो कोर्स आउटलाइंस हैं ना, ग्रिफिथ के जो कंटेंट्स हैं उनको लेकर बनाई हुई है। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें कई जगहों पर कार्सन एंड लोराइन को भी मैं और मिलफोर्ड की किताब भी करूँगा यूज़, लेकिन बेसिकली आप समझ लें कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो कौन सी है, वो ग्रिफिथ ही है। ठीक है, तो अच्छा जी, एग्जांपल है इसकी ग्रिफिथ की 1.7। ठीक है, इस एग्जांपल में कहता है कि कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल, एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है ये v, इसका कहता है सरफेस इंटीग्रल 2x zx यूनिट वेक्टर प्लस x प्लस 2 y यूनिट वेक्टर और प्लस y z स्क्वायर माइनस 3 z यूनिट वेक्टर ओवर द 5 साइड्स। एक क्यूब है जिसमें हम एक्सक्लूड कर रहे हैं बॉटम को, अभी बनाता हूँ मैं उस क्यूब को भी। ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स है, तो आपने अपवर्ड और आउटवर्ड जो फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करना उस क्यूब में से। तो ये वेक्टर फंक्शन है और इसके लिए शेप क्या है आपके पास, क्यूबिक, एक क्यूब की फॉर्म की शेप है। ये देखें, ये क्यूब है, ये क्यूब है। अच्छा, अब इसमें पाथ देखें कि आपके पास ये 2 है, ठीक है, यहाँ पर ये 1 है, ये IV है इधर इस जगह पे, इस जगह पे ये 3 है, ठीक है, इस जगह पर ये V है, और यहाँ पर ये जो है ये y है, ठीक है, ये x है और ये z है। इधर भी कोऑर्डिनेट 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है।
तो इसको अब इस फिगर को आपने जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो 1 है इसकी ये कोई डायरेक्शन आ रही है, इस वेक्टर फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल इस क्यूब के लिए आपने क्या करना है, फाइंड करना है। यानी कि यू हैव टू फाइंड v डॉट डी ए, v डॉट डी ए इस क्यूब के लिए फाइंड करना है। तो अब पहले नंबर पर फर्स्ट ये हमारे पास इस तरफ आ रहा है, तो इसके लिए x2 होगा, ये 2 ही है ना x, इसके लिए x जो है वो 2 होगा। और DA जो एरिया एलिमेंट है वो इसके लिए dy dz x यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि x की तरफ है तो y और z का एरिया, x के ऊपर परपेंडिकुलर कौन से होंगे, y और z, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद v डॉट डी ए, तो v डॉट डी ए जो है हमारे पास आ जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ से आप x वाला उठाएंगे, x यूनिट वेक्टर वाला, ठीक है, 2x z x यूनिट वेक्टर डॉट dy dz x यूनिट वेक्टर, ठीक है। x डॉट x तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम और भाई जी, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, तबीयत ठीक है, फिट हैं? हाँ जी जी, ऐसे ही है। अच्छा, किसका नहीं आया, तैयब साहब का? अब मैं तैयब साहब को मैंने उनको बना के दे दिया था, पता नहीं उन्होंने फिर सबमिट क्यों नहीं करवाया। नहीं जनाब, मैं होने जनाब उन्होंने कहा कि भजवाना गया मेरा कि मैनू तो अगे पैसों की बड़ी जरूरत है। मैं सर उन्होंने अज ही कहना वा, अज ही तुहानू पहुँचाते हैं बिल इंशाअल्लाह जी। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, ओके, खुदा हाफिज़ सर, खुदा हाफिज़। ठीक है जी, तो ये x डॉट x जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो v डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू 2x z dy dz, ये आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो v डॉट डी ए हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल। अब इसकी लिमिट यहाँ पर ये ओरिजिन है 0 से 2 तक जो है वो इसकी लिमिट जाएगी, 0 से 2, 2x, फिर 0 से 2, 2x dx, 0 से 2, सॉरी ये आना है इधर 2xz है, तो 0 से 2 dy, ठीक है जी। 2 जो है यहाँ से इसको बाहर ले आए बेशक आप, और ये z dz के बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो x है इसके साथ एक x भी आ रहा है, ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू को आप 2 पुट कर दें, तो v डॉट डी ए 4 0 to 2 dy 0 to 2 z dz,
ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास वी डॉट डी ए इज इक्वल टू 4 0 to 2, आप इंटीग्रल ले लें, 0 to 2 y आ जाएगा, और ये z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 2 माइनस 0 इंटू 4 ओवर 2 माइनस 0, ये 8 इंटू 16। तो ये पहले के लिए हमारे पास आंसर जो है वो 16 के बराबर निकल आया इसके लिए। ठीक है, अब आ जाए आप दूसरे के लिए। तो जो दूसरा है वो ये था, सेकंड वन जो है। तो दूसरे के लिए पहले तो x 0 है, और जो डी ए है हमारे पास वो माइनस डी वाई डी जेड एक्स यूनिट वेक्टर है। अब ये उसकी अपोजिट साइड पे चला गया, ये एक्स ऐसे, इसका दूसरा यू नेगेटिव। समझ आ रही है बात? माइनस एक्स इस तरफ जो है वो चला गया। तो ये हमारे पास अब डी एस का माइनस डी वाई डी जेड एक्स के बराबर जो है वो आ जाएगा। अब वी डॉट डी ए उसी तरह, वी डॉट डी हमारे पास माइनस 2x जेड डी वाई डी जेड के बराबर आ जाएगा। तो अब आप देखें कि इसके अंदर तो x है ही 0 है, तो अगर इसमें पुट x इज इक्वल टू 0 तो फिर ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, वो 0 इसको 0 जो है वो बना देगा। तो इसका मतलब है कि v डॉट डी ए इस सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए अब तीसरे के ऊपर, जो ये वाला है थर्ड वन। अब थर्ड वन देखें, ये y के लॉन्ग है, तो यहां पर y 2 के बराबर है। ठीक है, पहली बात y की वैल्यू 2। अब जो फंक्शन है आपका वो भी आपने उठाना है, लेकिन उससे पहले एरिया एलिमेंट, क्योंकि ये y के लॉन्ग है तो इसका एरिया एलिमेंट आएगा डी ए इसके परपेंडिकुलर डी एक्स डी जेड वाई यूनिट वेक्टर, और वेक्टर फंक्शन में से y वाला यूनिट वेक्टर आप उठाएंगे। तो v डॉट डी ए वाई डॉट वाई तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो x प्लस 2, ठीक है जी, x प्लस 2 डी एक्स डी वाई के बराबर आ जाएगा, सॉरी डी एक्स डी जेड के बराबर आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट इसको जब करेंगे तो v डॉट डी ए, इसको इंटीग्रेट करता हूँ 0 से 2 x प्लस 2 डी एक्स 0 से 2 डी जेड। ठीक है, तो अब आप देखें कि
वी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0 to 2 x dx प्लस 2 0 से 2 dx, और इसको इंटीग्रल लेंगे तो 0 से 2 z। तो v डॉट डी ए एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 2 प्लस 2 x और 2 माइनस 0। तो v डॉट डी ए इज इक्वल टू 4/2 प्लस 0 to 2 प्लस 4 और इनटू 2 कट गया। तो ये क्या आ जाएगा 2 जमा 8, दैट इज इक्वल टू 10। ये कोई गलती नहीं की हमने इधर, हैं? प्लस क्या कह रहे हो? ये वाला जो है, हाँ ये इसके साथ मल्टी, मैं भी कहूँ यहाँ पर ये इसने इसको 8 कर लें, इसको 2 कर लें, ठीक नहीं, बल्कि जो है 1 मिनट इधर से ना, मैं ज़रा इसको दोबारा करता हूँ। ये 2 0 से 2 जा रहा था ना ये, तो 2 इधर जो है ये आ जाएगा 2 और फिर ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 जमा क्या कह रहे हैं? ये वाला जो है, इसमें क्या कह रहे हैं आप? इसमें भी 2 ने मल्टीप्लाई होना है, नहीं ये तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 2 जो है 2 तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। इधर दिखाओ ना, मुझे समझ नहीं आ रही मुझे, व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। ये दोनों अलग-अलग टर्म हैं, ये एक्स की टर्म में ब्रैकेट आएगी और ये 2 मल्टीप्लाई होगा। आपका कहने का मतलब है कि 2 ने इधर भी मल्टीप्लाई होना था, इस जगह पर भी ये कह रहे हैं ना, ठीक है, सही है। तो अगर 2 इधर भी मल्टीप्लाई होता है तो फिर ये हो जाएगा 4 जमा 8, हाँ अब ठीक हो गया, 12, यस राइट, यू आर राइट, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास जो है दूसरे का। अब तीसरे का, सॉरी, अब आ जाए चौथे के ऊपर, फोर्थ। तो फोर्थ वन ये है, ये थर्ड था, ये फोर्थ है। अब ये थर्ड इस फोर्थ के अपोजिट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर y0 और dA माइनस dx dy, सॉरी dz y यूनिट वेक्टर। तो v डॉट dA उसी तरह हमारे पास आ जाएगा -x+2 dx dz। तो सिमिलरली आप इसको भी जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो उसी तरीके से ही करेंगे, ठीक है, जो जैसे पीछे किया।
सिर्फ माइनस के साइन का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव के साइन का फ़र्क जो है वो पड़ेगा, बाकी सारा वही रहेगा। x प्लस 2 dx और 0 to 2 dz, ठीक है। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, -12, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से करना है इसको, ठीक है। नो अब जो आपके पास पांचवा है, फिफ्थ वन, ये अब ये पांचवी सरफेस जो है वो रह गई है, आखिरी वाली। तो ये जो फिफ्थ वन है ये z की तरफ जा रही है ऐसे ऊपर, तो इसके लिए z2 के बराबर है, ठीक है। और dA क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर dx dy z यूनिट वेक्टर। तो v डॉट dA, अब यहाँ से अब z वाला फंक्शन जो है उसको उठाएं, तो z वाला फंक्शन हमारे पास क्या है जी, y इंटू जेड स्केयर -3, ठीक है। ये आ जाएगा y इंटू जेड स्केयर -3 z यूनिट वेक्टर डॉट dx dy z यूनिट वेक्टर। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं, फिफ्थ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एरिया परपेंडिकुलर। अब आप z डॉट z तो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो v डॉट dA इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू 0 to 2 बल्कि उससे पहले एक और काम कर लें इसको, v डॉट dA अगर यहाँ पर मैं z की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट करूँ इसके अंदर 2 को, तो y इंटू ये क्या हो जाएगा 4 - 3 dx dy। तो v डॉट dA मेरे पास आ जाएगा y dx dy, ठीक है। तो v डॉट dA का इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू dx 0 to 2 और 0 to 2 y dy। तो v डॉट dA इज इक्वल टू 0 to 2 dx, तो ये x 0 to 2 y स्केयर ओवर 2 0 से 2। तो v डॉट dA 2 इंटू 4 ओवर 2, 2 से कट गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 v डॉट dA। अब तमाम 5 सरफेसेस जो उसने इंडिकेट की थी उनके लिए आपने सरफेस इंटीग्रल अलग-अलग करके कैलकुलेट कर लिया है। तो अब आपने टोटल निकालना है, ठीक है। तो s v डॉट dA अब सारे 5 के लिए निकालना है ना, तो 5 वैल्यूज़ हैं आपके पास, 16 जमा 0 जमा 12 नफी 12 जमा 4, ये सारा करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये 20 के बराबर निकल आएगा।
तो इसी तरह आगे प्रॉब्लम्स भी होंगे जो आपने सॉल्व करने होंगे इसी टेक्निक से, ठीक है। यानी कि यही वाली आपका कोई भी वो वेक्टर फंक्शन दे सकता है और वेक्टर फंक्शन देकर किसी भी फिगर के लिए आपको कह सकता है कि उसका सरफेस इंटीग्रल जो है उसको कैलकुलेट करके दिखा, ठीक है। ये मेरा हाल आगे इसके प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे प्रॉब्लम 1.28 है, ये करना है आपने। प्रॉब्लम 1.28 ये लाइन इंटीग्रल का है, कैलकुलेट करना है इसके अंदर। उसके बाद प्रॉब्लम 1.29 इसके अंदर जो है वो आपने सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। यह आपकी असाइनमेंट है। तो वही आपने इक्वेशन जो सरफेस इंटीग्रल वाली है उसी को आपने यूज़ करके इनको जो है कैलकुलेट करना है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास वो आता है वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल अब चूँकि टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है तो इसको फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल को करूँगा, ठीक है। तो कल छुट्टी है तो कल वो एक वीडियो अपलोड हो जाएगी फिर, ठीक है जी। 2 घंटे की भी हो सकती है, 2.5 घंटे की भी, जितना मुझे लगा मिला वक्त मैं उतने की कर दूँगा। नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रोडायनामिक्स तो हम पढ़ रहे हैं ना, पीरियड तो जो होता है मिस वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का हो रहा है ना, और उसका कोर्स भी जो है वो